नमस्ते साथी ज्ञान के खोजी। आपने हमें ग्रेग एब्स की अर्थशास्त्र की छोटी किताब दी है। हाँ, लगता है कि इसका मतलब है कि आप वास्तव में उन सतही सुर्खियों को छोड़ने के लिए तैयार और उन आर्थिक बलों को समझने के लिए तैयार हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, और ये हमें ऐसा करने के लिए एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करता है। बिल्कुल, तो चलिए सीधे इसमें गोताखोरी करते हैं। पुस्तक एक फलते फूलते अर्थव्यवस्था की तुलना एक ऐसी चीज से करती है जिसे हम सभी सराह सकते हैं, एक अच्छी तरह से बेक की गई केक। बिल्कुल सही। और जैसे एक केक को सही सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को भी। यह जनसंख्या पूंजी के रूप में उन मुख्य सामग्रियों को तोड़ती है। यह केवल पैसे और विचारों का निवेश नहीं है। ठीक है, तो यह केवल अधिक लोगों या अधिक पैसे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ये चीजें नवाचार के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। सही। जैसे आप एक केक में सिर्फ आटा डालते और उम्मीद करें कि यह बेहतर बनेगा। बिल्कुल, और यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। और MIPS जापान की आर्थिक यात्रा को एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उछाल आया, पश्चिम के साथ तालमेल बिठाने के लिए भारी निवेश किया, चीजें कुछ स्थिर हो गईं। रुको, तो उन्होंने सब कुछ सही किया, निवेश किया, बढ़े, लेकिन फिर भी रुक गए। क्या हुआ? उनके पास नए विचारों की कमी हो गई। देखिए, पीछे से आगे बढ़ना एक बात है, लेकिन लगातार बढ़ते रहने के लिए आपको एक विचार कारक बनना होगा। उन प्रगति के लिए नवाचार जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है। आज की अर्थव्यवस्था में सफलता के बाद आराम करना विकल्प नहीं। यह एक गंभीर विचार है। तो यह विकास की विधि मेरे लिए वास्तव में क्या मतलब रखती है, औसत व्यक्ति के लिए जो बस अपनी वित्तीय जिंदगी को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है? यह सब कुछ प्रभावित करता है। अपने नौकरी के अवसरों, आपके निवेशों के मूल्य, आपकी दैनिक कॉफी की कीमत सोचें। इन मूलभूत बातों को समझना आपको आर्थिक समाचारों की समझ और आपकी वित्तीय भलाई पर प्रभाव डालता है। ठीक है, यहाँ मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये व्यापार चक्र की तुलना बंजी जंपिंग से करता है। क्या इसका मतलब है कि हम सभी इस उतार चढ़ाव की जंगली सवारी के लिए बस साथ हैं? एक तरह से हाँ। इपिप बंजी कॉर्ड के रूपक का उपयोग यह समझाने के लिए करता है कि अर्थव्यवस्था कैसे विस्तार और संकुचन के द्वार से गुजरती है। हम खींचते हैं, हम पीछे हटते हैं और यह चक्र जारी रहता है। लेकिन, और यह महत्वपूर्ण है, वह मंदी, कूद में गिरावट और अवसाद के बीच एक बहुत स्पष्ट अंतर करता है। बंजी कॉर्ड के टूटने के बारे में सोचें। ठीक है, तो मंदी एक अस्थायी गिरावट है, जैसे सड़क में एक उबड़ खाबड़ जगह, लेकिन अवसाद एक पूर्ण आर्थिक संकट है जिसके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, जैसे 1930 के दशक में महान अवसाद। वह वास्तव में एक गंभीर स्थिति थी। बिल्कुल, और उस भेद को समझना परिभाषाओं को एक क्विज के लिए याद करने के बारे में नहीं है। यह चेतावनी संकेतों को पहचानने, संभावित प्रभावों के लिए तैयारी करने और अपनी व्यक्तिगत वित्त के बारे में सूचित निर्णय लेने के बारे में है। प्रभावों की बात करते हुए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पैसा छिपा छिपी खेल रहा है? ये महंगाई या मंदी का काम है, और ये इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे महंगाई आपके मेहनत से कमाए गए पैसे को धीरे धीरे खा जाती है। अचानक वह डॉलर आपको पहले की तरह दूर नहीं ले जाता। और जबकि मंदी सुनने में अच्छी लग सकती है क्योंकि सब कुछ सस्ता हो रहा है, ये वास्तव में बहुत खतरनाक हो सकता है। कल्पना करें कि कीमतों में गिरावट एक नीचे की ओर घूमता चक्र है। व्यवसाय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे और लोग अपनी नौकरियां खो रहे। यही है अपस्फीति का संभावित अंधेरा पक्ष। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें इन आर्थिक खाइयों से दूर ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है? केंद्रीय बैंक वे आर्थिक ट्रैफिक कंट्रोलर्स की तरह होते हैं जो ब्याज दरों का उपयोग करते हैं, जो सीधे यह प्रभावित करते हैं कि पैसे उधार लेने की लागत कितनी है, ताकि अर्थव्यवस्था के प्रवाह को प्रबंधित किया जा सके और चीजों को अधिक गर्म होने या ठंडा होने से रोका जा सके। रुको जरा, ठहरो। तो तुम कह रहे हो कि पैसे उधार लेने की लागत वास्तव में यह प्रभावित कर सकती है कि कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? यह तो एक बड़ा मामला लगता है। केंद्रीय बैंक लीवरों का उपयोग और उनके निर्णय आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह आर्थिक परिदृश्य की कुंजी है। यह शानदार है। मैं पहले से ही बहुत अधिक जागरूक महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ और ठोस पर चलते हैं। क्या आपको याद है वो कूल स्नीकर्स जो आपको हर हाल में चाहिए थे? वैश्विक व्यापार ही वह कारण है कि आपके पास विकल्प हैं, और कभी-कभी तो बेहतर कीमतें भी। यह सच है। वैश्विक व्यापार अक्सर बुरा नाम पाता है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि यह देशों के बीच लड़ाई नहीं है। यह एक विशाल पॉटलक की तरह है। हर कोई अपनी विशेषता मेज पर लाता है। इसलिए देश अपनी विशेषज्ञता पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, इसे तुलनात्मक लाभ कहा जाता है। इसे इस तरह सोचें, भले ही आप केक बनाने और कारों की मरम्मत में माहिर हों, लेकिन आप एक पर ध्यान केंद्रित करके और दूसरे के लिए व्यापार करके बेहतर स्थिति में रहेंगे। यह दक्षता को अधिकतम करने और सभी की ताकतों का उपयोग करने के बारे में है।
ये बहुत समझ में आता है। तो अधिक विकल्प अक्सर कीमतों को कम करते हैं। तो वैश्विक व्यापार में प्यार करने के लिए क्या नहीं है? तो यहाँ चीजें थोड़ी अधिक जटिल हो जाती हैं। जबकि मुक्त व्यापार को आमतौर पर एक अच्छी चीज के रूप में देखा जाता है, संरक्षणवाद के लिए यह बढ़ती हुई मांग है। सुरक्षा नीति, क्या इसका मतलब घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है? मैंने निश्चित रूप से समाचारों में टैरिफ और व्यापार बाधाओं के बारे में चर्चा सुनी है। आपने सही कहा, और दोनों पक्षों पर वैध तर्क हैं। एक ओर संरक्षणवाद कुछ उद्योगों में नौकरियों को बचा सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतों का कारण बन सकता है और यहाँ तक कि नवाचार को भी रोक सकता है। तो ये एक मुद्दा है जिसमें कोई आसान उत्तर नहीं है, अधिकांश चीजें होती हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों पक्षों के तर्कों को समझकर हम सभी शामिल लोगों के लिए आगे बढ़ने के सबसे अच्छे रास्ते पर अधिक सूचित चर्चाएं कर सकते हैं, और यही वास्तव में इसे प्रोत्साहित करता है, इन जटिल मुद्दों पर सूचित चर्चा और आलोचनात्मक सोच। ठीक है, तो हमने आर्थिक विकास, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति और यहाँ तक कि वैश्विक व्यापार के विशाल महासागर में अपने पैरों को डुबो दिया है। अब चलिए कुछ ऐसा बात करते हैं जो लोगों को थोड़ा नींद में डालने की प्रवृत्ति रखता है। सरकारी खर्च और कर। आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। अब मुझे पता है कि यह ठीक ठीक रोमांचक पॉडकास्ट सामग्री नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही आकर्षक बिंदु बनाता है। यह समझना कि आपके कर डॉलर कहाँ जाते हैं और सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं, बिल्कुल आवश्यक है। यह वास्तव में ऐसा है, और यह सब कुछ एक ऐसे तरीके से तोड़ता है जो दोनों ही अंतर्दृष्टिपूर्ण और आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक है। वह सरकारी खर्च के 3 मुख्य क्षेत्रों को समझाते हैं: आर्ण पर ब्याज, विवेकाधीन खर्च और अनिवार्य खर्च। तो ये एक विशाल पहेली है। बजट को संतुलित करते हुए कर प्रणाली निष्पक्ष और विकास को प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, और जैसा कि यह बताता है, अमेरिका का कर प्रणाली जटिल है, इसे हल्के में कहना भी कम होगा। इस बारे में एक निरंतर बहस चल रही है कि निष्पक्षता क्या है, विभिन्न नीतियों का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आवश्यक सेवाओं के वित्त पोषण और एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बीच उस नाजुक संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाए। यह बहुत कुछ है जिसे समझना है। शायद हम अपनी गहरी चर्चा के अगले भाग में सरकारी वित्त के बारीकियों में और गहराई से जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ और बात करें जो ईप ने कवर की है और जो बेहद प्रासंगिक है। रण। हम सभी के पास बिल हैं, है ना? और सरकारें भी इससे अलग नहीं हैं। ये वास्तव में बताता है कि सरकारी आरण कैसे काम करता है, और यह पता चलता है कि यह हमेशा उस बड़े बुरे भेड़िए की तरह नहीं होता जैसा अक्सर कहा जाता है। सही है, आर्ण वास्तव में सरकारों के लिए एक उपकरण हो सकता है ताकि वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा या अनुसंधान जैसी चीजों में स्मार्ट निवेश कर सकें, जो सभी दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे एक व्यवसाय शुरू करने के लिए आरण लेने के रूप में सोचें। यह भविष्य में निवेश करने के बारे में है। लेकिन बहुत अधिक आरण और चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। बिल्कुल, यदि आरण अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे आसमान छूती ब्याज भुगतान, जो फिर अन्य आवश्यक सरकारी खर्चों को प्रभावित कर देती हैं। तो सरकारें उस मीठे स्थान, रणनीतिक रण और खैर वित्तीय अराजकता के बीच संतुलन कैसे पाती हैं? यह $1 करोड़ का सवाल है, और IP2 बहुत अलग दृष्टिकोण पेश करता है: कठोरता और प्रोत्साहन। अब मैंने निश्चित रूप से उन शब्दों को सुना है। कटौती का अर्थ बेल्ट को कसने, खर्च में कटौती करने और बजट को नियंत्रण में लाने की तरह लगता है। आपने सही कहा, ये जैसे अपने लाटे और एवोकाडो टोस्ट पर कटौती करना है ताकि पैसे बचाए जा सकें। दूसरी ओर प्रोत्साहन एक साइड हसल में निवेश करने के समान है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अतिरिक्त प्रयास भविष्य में अधिक आय उत्पन्न करेगा। इसलिए कठोरता तात्कालिक आर्ण में कमी है, जबकि प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था बढ़े और लंबे समय में अधिक कर राजस्व उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल, और दोनों दृष्टिकोणों के अपने फायदे और नुकसान हैं। कौन सा मार्ग बेहतर है, यह अक्सर किसी देश की अर्थव्यवस्था की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, सरकारी आर्ण आपके बटुए में क्रेडिट कार्ड जैसा है। यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो एक शक्तिशाली उपकरण, पर आप अधिक खर्च करते हैं तो जल्दी गड़बड़ हो सकती है। यह एक बहुत उपयुक्त तुलना है। और संभावित रूप से गंदे हालात की बात करते हुए चलिए 2008 के वित्तीय संकट के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? उफ, यह एक रोमांचक सफर था। और हाँ, IP उस पूरे संकट में वित्त की भूमिका से पीछे नहीं हटता। लेकिन जैसा कि वह बताते हैं, वित्त स्वयं में स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह अर्थव्यवस्था के परिसंचरण तंत्र की तरह है। बिल्कुल, यह एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। वित्त बचतकर्ताओं से निवेशकों तक पैसे पहुंचाता है, जो व्यवसाय और नौकरियां उत्पन्न करते हैं। एक कार्यशील वित्तीय प्रणाली के बिना सब कुछ रुक जाएगा। सही है, तो यह एक इंजन में तेल की तरह है, चीजों के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है।
बिल्कुल, लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, जैसे बहुत अधिक तेल काम को बाधित कर सकता है, वित्त भी अत्यधिकता का शिकार बन सकता है, और जैसा कि हमने 2008 में देखा, तबाही के महाकाय अनुपात। तो हम इन पिघलने की घटनाओं को कैसे रोकें? हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वित्त अपनी सीमाओं में रहे और अपने उद्देश्य की सेवा करे, वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुर्घटनाग्रस्त किए बिना? यही सवाल है ना? और ग्रेग एब्स वित्तीय उपकरणों की जटिलताओं, सरकारी नियमन की भूमिका और पारदर्शिता और निगरानी के महत्व में गहराई से उतरते हैं। वह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे कुछ वित्तीय उत्पादों में पारदर्शिता की कमी ने 2008 में एक टिकती हुई टाइम बम का निर्माण किया। यह पहले से ही मुझे मेरे निवेश पोर्टफोलियो के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन सच में ये बहुत दिलचस्प चीजें हैं। ठीक है, हमने पहले ही बहुत कुछ कवर कर लिया है। विकास मंदी, महंगाई, व्यापार, सरकारी खर्च, ऋण और यहाँ तक कि 2008 के संकट पर भी चर्चा की है। अब हम आगे कहाँ जाएं? अगले भाग में हम आईपीएस इनसाइट्स के और अधिक पहलुओं को उजागर करेंगे, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कैसे ये आर्थिक बल जिंदगी में काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। हम एक छोटे ब्रेक बाद तुरंत वापस आएंगे। आप जानते हैं, एक चीज जो वास्तव में ईप की पुस्तक को अलग बनाती है, वह यह है कि वह अर्थशास्त्र की वास्तव में वैश्विक प्रकृति से नहीं कतराते। वह देशों के बीच उन जटिल संबंधों में सिर के बल कूदता है, व्यापार असंतुलन, मुद्रा में उतार चढ़ाव और पूरी कहानी पर बात करता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत दूर लग सकती हैं। हाँ, जैसे जापानी येन का मूल्य वास्तव में मेरे किराने की दुकान की यात्रा पर कैसे प्रभाव डालता है। यह एक शानदार सवाल है और यह सीधे इस पर बात करता है। वह विनिमय दरों की तुलना होटल के कमरे की कीमतों से करने के लिए एक शानदार उपमा का उपयोग करता है। आप जानते हैं, एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा की तुलना में कितनी है। ठीक उसी तरह जैसे ये कीमतें मांग और मौसम के आधार पर बदलती हैं, वैसे ही विनिमय दरें भी बदलती हैं। वे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की सापेक्ष ताकत और सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाते हैं। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उनकी मुद्रा सबसे गर्म होटल की तरह होती है। हर कोई उस कार्रवाई में लेना चाहता है, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल, और यह आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक कोने में जो कुछ होता है, वह दुनिया भर में तरंगें भेज सकता है। क्या आपको याद है कि कुछ समय पहले पूरी सप्लाई चेन की गड़बड़ी, इसने वास्तव में यह साबित कर दिया कि हम उन वैश्विक संबंधों पर कितने निर्भर हैं। बिल्कुल, संबंधों की बात करते हुए जिप अब भी सरकार बनाम बाजारों के हमेशा धुंधले पानी में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है कि इस संबंध पर हर किसी की एक राय है। सही है, संतुलित दृष्टिकोण अच्छा प्रस्तुत करता है। वह स्वीकार करता है कि मुक्त बाजार अक्सर संसाधनों को आवंटित करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में प्रभावी होते हैं, लेकिन कभी-कभी सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे एक बॉक्सिंग मैच में रेफरी ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ निष्पक्ष रहे और कोई नियम न तोड़े। बिल्कुल, यह बाजार की विफलताओं जैसी चीजों के बारे में बात करता है, जहां बाजार का अदृश्य हाथ समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, और ऐसी स्थितियों में जहां सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा तक पहुंच। वह यहाँ तक कि नियमों और विनियमों के बीच संतुलन खोजने के जटिल पहलुओं में भी जाता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि व्यवसाय कैसे संचालित होते हैं, और अविनियमन यानी थोड़ी डील देना। वह कुछ दिलचस्प उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एयरलाइन उद्योग। पहले के समय में यह बहुत अधिक नियंत्रित था, जिससे कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा भी बाधित हुई और हवाई किराए ऊंचे बने रहे। तो नियमन हटाना एयरलाइनों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ने के समान था, जिससे कीमतें कम हुईं, लेकिन शायद इससे कभी-कभी कुछ संदिग्ध सेवा हुई। बिल्कुल, सरकार के नियमन में शामिल व्यापारिक क्लासिक उदाहरण है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा और एक गतिशील बाजार को बढ़ावा देने के बीच सही स्थान को खोजने की कोशिश कर रहा है। व्यापारिक समझौतों की बात करते हुए ये करों के मुद्दे से नहीं भागता, वे चीजें जिन पर हम शिकायत करना पसंद करते हैं। और फिर भी वे किसी भी कार्यशील सरकार की जीवन रेखा हैं। यह आयकर से लेकर संपत्ति कर तक और उस बिक्री कर तक जो आप अपनी सुबह की कॉफी पर चुकाते हैं, विभिन्न प्रकार के करों को तोड़ता है। और वह केवल यह नहीं समझाता कि वे कैसे काम करते हैं, वह निष्पक्षता के पूरे विवाद में भी गहराई से जाता है। किसे क्या भुगतान करना चाहिए और कैसे विभिन्न कर नीतियां आर्थिक विकास को बढ़ावा या बाधित कर सकती हैं। वह कमरे में मौजूद हाथी, अमेरिका का राष्ट्रीय आयन पर भी चर्चा करते हैं। यह समय के साथ इसके बढ़ने का पता लगाता है और इसे नियंत्रण से बाहर होने देने के संभावित जोखिमों की जांच करता है। ठीक है, तो हमने यह स्थापित कर लिया है कि सरकारी आरण हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन कितना आरण बहुत अधिक है, क्या संकेत हैं जो बताते हैं कि चीजें खतरनाक क्षेत्र में जा रही हैं।
यही कारण है कि ईप का विश्लेषण इतना मूल्यवान है। वह कर्ज के बारे में डरावनी सांख्यिकी नहीं दिखाते, वह संदर्भ प्रदान करते हैं, विभिन्न विचारधाराओं का अन्वेषण करते हैं और स्वस्थ या अस्वस्थ कर्ज से जीडीपी अनुपात में योगदान देने वाले कारक क्या हैं। आर्न से जीडीपी अनुपात, ठीक है, मुझे इसके लिए एक त्वरित व्याख्या की आवश्यकता होगी। बुनियादी रूप से यह किसी देश के कर्ज को उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष मापने का एक तरीका है। इसे इस तरह सोचें, यदि आप सालाना $50,000 कमा रहे हैं तो $20,000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज होना एक बहुत बड़ी समस्या है, जबकि यदि आप सालाना $200,000 कमा रहे हैं तो यह सब सापेक्ष है। एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश एक छोटे अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में अधिक मात्रा में आरण संभाल सकता है। आपने सही कहा। और आईपी केवल राष्ट्रीय आरण और वैश्विक व्यापार जैसे बड़े विषयों पर नहीं रुकते, वह व्यक्तिगत वित्त के बारे में व्यावहारिक अंतर्दृष्टियां प्रदान करते हैं। हाँ, मैं इस हिस्से तक पहुंचने के लिए उत्साहित था। उसने जान लिया था कि हम सभी को वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं में गोताखोरी करने के बाद वित्तीय सलाह की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल। बचत, निवेश, आर्ण प्रबंधन और रोजमर्रा की वित्तीय चुनौतियों पर सलाह देते हैं। मुझे उनकी वित्तीय साक्षरता, अपने विकल्पों के बारे में सूचित रहने, सवाल पूछने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले सही निर्णय लेने पर जोर देना बहुत पसंद है। ये ज्ञान और आत्मविश्वास होना कितना सशक्तिकरण है ना, ताकि हम अक्सर डराने वाली वित्त की दुनिया में नेविगेट कर सकें। बिल्कुल, और वह केवल यह नहीं बताते कि क्या करना है, वह हमें सामान्य वित्तीय जालों के बारे में भी चेतावनी देते हैं, जैसे अधिक खर्च करना, उन निवेश योजनाओं पर विश्वास करना जो बहुत अच्छी लगती हैं, या तर्क के बजाय भावना के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेना। हम सभी वहां रहे हैं, है ना? उत्साह में फंस जाना या अपनी भावनाओं को, अपने वित्तीय विकल्पों को चलाने देना। बिल्कुल, उन पिटफॉल्स को इतनी स्पष्टता से सामने रखना ऐसा है जैसे एक वित्तीय संरक्षक देवदूत हमारी देखभाल कर रहा हो। और बाहर देखने की बात करते हुए, यह हमें आर्थिक विकास में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को भूलने नहीं देता। हाँ, नवाचार, ये सिर्फ उन चमकदार नए गैजेट्स के बारे में नहीं है ना? नहीं, यह परिभाषा को विस्तारित करता है, यह जोर देते हुए कि नवाचार नए विचारों, प्रक्रियाओं और चीजों को अधिक कुशलता से करने के तरीकों के बारे में भी है। वह सभी प्रकार के उद्योगों के उदाहरणों का उपयोग करते हैं, यह उजागर करते हुए कि उद्यमी और व्यवसाय लगातार उत्पाद सेवाओं में सुधार करने और चीजों को बनाने के तरीके में सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं, और यही उच्च उत्पादकता, बेहतर जीवन स्तर और अंततः एक समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। वह यहाँ तक दलील देता है कि केवल प्रतिभाशाली दिमाग होना पर्याप्त नहीं है, आपको एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जो नवाचार को प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, वे समाज जो रचनात्मकता, जोखिम उठाने और ज्ञान की खोज को अपनाते हैं, वही लंबे समय में फलेंगे फूलेंगे। ये ऐसे मूल्य हैं जो सभी को लाभ पहुंचाते हैं, न कि केवल व्यवसायों, उद्यमियों को। बिल्कुल, और आईपी संतोष पर चेतावनी देते हैं कि स्थिति को लेकर बहुत आरामदायक नहीं होना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग अनुकूलन और नवाचार करते हैं वही लोग आगे रहेंगे। यह उस कहावत की तरह है, विकसित हो या मर जाओ। सही है, लेकिन मरने के बजाय हम आर्थिक ठहराव या यहाँ तक कि गिरावट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और बदलती दुनिया की बात करते हुए चलिए एक और विषय पर चर्चा करते हैं जिसे इप्ट सीधे तौर पर उठाता है, वैश्वीकरण। हाँ, वैश्वीकरण, आपस में जुड़े होने का बड़ा काहूना। इप इस बात को स्वीकार करता है कि एक बढ़ते वैश्वीकरण वाले विश्व के साथ न केवल अद्भुत लाभ हैं, बल्कि बहुत वास्तविक चुनौतियां भी हैं। व्यापार सही तरीके से अद्भुत समृद्धि ला सकता है, जिससे देशों को अपनी क्षमताओं पर ध्यान और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर विविधता मिलती है। लेकिन सब सूरज की रोशनी गुलाब नहीं। सही है। आईपी संभावित नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करता है, जैसे कि नौकरियों का उन देशों में आउटसोर्स होना जहां मजदूरी कम है, वैश्विक स्तर पर सामानों के परिवहन का पर्यावरणीय प्रभाव और विकासशील देशों में शोषण के मुद्दे। तो ये फिर से उस नाजुक संतुलन खोजने का है, वैश्वीकरण की शक्ति का उपयोग करते हुए साथ ही निष्पक्षता और स्थिरता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल, और ईप वैश्वीकरण की सफलताओं और विफलताओं के वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रदान करता है, हमें दोनों से सीखने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक अर्थव्यवस्था बना सकें। अब गति बदलने के लिए चलिए एक ऐसे क्षेत्र पर बात करें जो न केवल आकर्षक है बल्कि थोड़ा सा दिमाग को चकराने वाला है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। हाँ, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, यह अध्ययन कि हमारा अक्सर असंगत मानव व्यवहार हमारे आर्थिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। यह इस बारे में बात करता है ना? कैसे हमारी पूर्वाग्रह, भावनाएं और वे छोटे मानसिक शॉर्टकट जो हम सभी लेते हैं, वित्तीय क्षेत्र में हमें भटका सकते हैं।
बिल्कुल, वह कुछ बेहतरीन उदाहरण देते हैं कि कैसे ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जैसे कि एंकरिंग पूर्वाग्रह, जहां हम पहली जानकारी पर अटक जाते हैं, या हानि से बचने की प्रवृत्ति, जहां हम नुकसान को अधिक डरावना मानते हैं बजाय लाभ को, हमारे खर्च करने की आदतों, निवेश के निर्णयों, यहाँ तक कि हमारे मतदान पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। ये विनम्र करने वाला है, ये समझना कि हम हमेशा पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते जो हम सोचते हैं। यह निश्चित रूप से आपको उन आवेग खरीदारी के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन एक गंभीर नोट पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र को समझना अधिक प्रभावी नीतियों को बनाने और लोगों को बेहतर विकल्प चुनने की दिशा में प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए यह हमारे मानव स्वभाव से काम कर और सकारात्मक परिणामों को प्रोत्साहित करने वाले डिजाइन करने हैं। बिल्कुल, और आईपी इन कभी-कभी जटिल अवधारणाओं को सुलभ और आकर्षक बनाने में शानदार काम करते हैं। वह आर्थिक पूर्वानुमानकर्ताओं की तुलना, खैर, ज्योतिषियों से करते हुए थोड़ी हास्य की भी झलक डालने में सफल होते हैं। ठीक है, इससे मुझे हंसी आई, हाँ, लेकिन मैं उसकी बात समझता हूँ। अर्थव्यवस्था जैसी जटिल और गतिशील चीज के भविष्य की भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं है, यह कहना कम से कम है। बिल्कुल, वह हमें याद दिलाते हैं कि जबकि आर्थिक मॉडल और सिद्धांत एक सहायक ढांचा प्रदान करते हैं, वे क्रिस्टल बॉल नहीं हैं। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और मानव व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। इसलिए यह उन सीमाओं को समझने, अपनी पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक रहने और आर्थिक पूर्वानुमानों के प्रति स्वस्थ संदेह के साथ दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यह ईप की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण सीख है। अर्थशास्त्र को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ज्ञान की प्यास और अपनी खुद की धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा के साथ अपनाएं। क्योंकि जितना अधिक हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, उतना ही बेहतर हम इसकी जटिलताओं को समझने और ऐसे सूचित निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज भी लाभकारी होते हैं। मैंने खुद इससे बेहतर नहीं कहा होता। अब क्या आप हमारी गहरी चर्चा के अंतिम भाग में कुछ और विचारोत्तेजक अवधारणाओं में गहराई से जाने के लिए तैयार हैं? इसे लाओ तो हमने अपने पिछले 2 हिस्सों में वास्तव में ग्रेग एब्स के साथ अर्थशास्त्र की छोटी किताब को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए अर्थशास्त्र के बुनियादी पहलुओं में समय बिताया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में घूमता रहता है कि ये सभी सिद्धांत और अवधारणाएं असली दुनिया में कैसे काम करती हैं। ये 1 करोड़ रुपए का सवाल है ना? और हमारे लिए सौभाग्य से ये हमें केवल अमूर्त विचारों के साथ नहीं छोड़ता, वह वास्तविक दुनिया के उदाहरणों और केस स्टडीज में गहराई से उतरकर सिद्धांत और वास्तविकता के बीच के इस अंतर को पाटता है। इसीलिए केवल सरकार के आरण के बारे में एक शून्य में बात करने के बजाय वह वास्तविक देशों की ओर इशारा करते हैं जो आर्ण संकट से जूझ रहे हैं और इसके बहुत वास्तविक परिणामों को दिखाते हैं। बिल्कुल, वह ग्रीस और जापान जैसे देशों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, यह दर्शाते हुए कि कैसे सरकारी आरण, जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक कारक भी किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। यह जैसे उन आर्थिक सिद्धांतों को लेना है और उन्हें वास्तविक जीवन के नाटक के बीच में डाल देना है। दांव अचानक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, सबसे आकर्षक उदाहरण 2008 का वित्तीय संकट है। वह क्रमशः उन कारकों के माध्यम से ले जाते हैं जो इस पतन का कारण बने, जैसे कि सब प्राइम बंधक से लेकर उन कुख्यात क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तक, और फिर दिखाते हैं कि सरकारें और केंद्रीय बैंक नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कैसे प्रयासरत। यह देखना दोनों ही आकर्षक और डरावना है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली कितनी आपस में जुड़ी हुई है और चीजें कितनी तेजी से बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन इन वास्तविक दुनिया की घटनाओं का विश्लेषण करके इप हमें आर्थिक नीतियों के अक्सर अनपेक्षित परिणामों और हजारों मील दूर किए गए निर्णयों के तरंग प्रभावों को समझने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अर्थशास्त्र केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह लोगों के जीवन, आजीविका और भविष्य के बारे में है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ईप के दृष्टिकोण के बारे में जो चीज मुझे प्रभावित करती है वह है उसकी आलोचनात्मक सोच पर जोर। वह नहीं चाहता हम आर्थिक सिद्धांतों या नीतिगत सुझावों को अंधाधुंध स्वीकार करें, यहाँ तक उसके अपने। हमें खुद से सवाल करने प्रोत्साहित कर रहा है। बिल्कुल, वह चाहता है कि हम धारणाओं पर सवाल उठाएं, पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दें और अत्यधिक सरल व्याख्याओं से सावधान रहें। अर्थशास्त्र जटिल है और किसी भी दिए गए मुद्दे पर अक्सर कई मान्य दृष्टिकोण होते हैं। ये ऐसा है आप कह रहे हो, मेरी बात पर विश्वास मत करो, सोचो। बिल्कुल, और यह बहुत ताजगी भरा है, खासकर एक ऐसे दुनिया में जहां हमें हर तरफ से जानकारी और रायों की बौछार होती है। IMPE हमें अपनी आर्थिक साक्षरता विकसित करने के लिए सशक्त बनाता है ताकि हम सूचित और सक्रिय नागरिक बन सकें, उन मुद्दों पर सार्थक चर्चाओं में भाग ले सकें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि दिन के अंत में अर्थशास्त्र केवल संख्याओं और ग्राफ नहीं है, यह मूल्यों, प्राथमिकताओं और इस बारे में है कि हम अपने समाजों को कैसे व्यवस्थित करने का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इससे हम अर्थशास्त्र की छोटी किताब में अपनी गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं।
यह एक लंबा सफर रहा है ना? आपूर्ति और मांग के मूलभूत सिद्धांतों से लेकर वैश्विक वित्त की जटिलताओं तक हमने वास्तव में बहुत कुछ कवर किया है। हमारे पास है, लेकिन जैसा कि ईप हमें याद दिलाते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। अर्थशास्त्र की दुनिया विशाल है, लगातार विकसित हो रही है और इसमें अन्वेषण के लिए इंतजार कर रहे दिलचस्प सवालों से भरी हुई है। तो हमारे साथी ज्ञान के खोजियों, हम आशा करते हैं कि इस गहरे अध्ययन ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है और आपको आर्थिक परिदृश्य को समझने के लिए कुछ मूल्यवान उपकरण दिए हैं। याद रखें, जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देने से न डरें।